दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स का पहला टॉपिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोत या ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था परंपरागत स्रोत के बारे में और नवीन स्रोत। तो नवीन स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत पढ़े थे। तो इसमें सबसे पहला था सौर ऊर्जा, जो कि एक नवीन ऊर्जा के स्रोत है। सौर ऊर्जा तो बहुत पहले से है, जब से सूर्य का निर्माण हुआ तब से सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध है, लेकिन हमको उस ऊर्जा का उपयोग करने नहीं आता था। हमारे पास ऐसे तकनीक नहीं थे, ऐसे टेक्निक्स नहीं थे, ऐसे डिवाइसेस नहीं थी जिससे हम उस ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सके या उस ऊर्जा को हम संग्रहित करके रख सकें। तो ये जो ऊर्जा है, ये स्रोत के रूप में हमारे कब काम आएगा, जब हमारे पास उस ऊर्जा को उपयोग करने के लिए डिवाइसेस हों, युक्तियाँ हों, तभी हम उस ऊर्जा को उपयोग कर सकते हैं और तभी हम बोलेंगे वो एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक वही चीज़ है जैसे कि भूतापीय ऊर्जा हो गया, महासागरीय ऊर्जा हो गया, हाइड्रोजन ऊर्जा हो गया और परमाणु ऊर्जा हो गया, हाइड्रोजन ऊर्जा हो गया। तो ये सभी जो है, पवन ऊर्जा हो गया, ये ऊर्जा के नए स्रोत हैं। नवीन स्रोत के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं और ये वैकल्पिक स्रोत भी बोले जाते हैं। इसको अपरंपरागत स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग हम अब इसका उपयोग करना हम सीख रहे हैं या इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास ऐसे डिवाइसेस या ऐसे तकनीक उपलब्ध है कि हम इस ऊर्जा को अपने काम में ला सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सौर तापन युक्तियाँ। सौर ऊर्जा के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है और उस ऊर्जा में सूर्य की जो ऊर्जा होती है या सूर्य के प्रकाश का जो संगठन होता है उसके बारे में भी मैंने बता दिया था। आज हम सूर्य की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे संग्रह करें और कैसे उसका उपयोग करें, तो उसी के संबंध में जो जो डिवाइसेस हैं, जो युक्तियाँ हैं, वो आज हम पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सौर तापन युक्तियाँ कहते हैं। युक्तियाँ मतलब डिवाइस, कुछ ऐसी डिवाइसेस या ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा का संग्रह कर सकें और उसको उपयोग में ला सकें। तो सौर तापन युक्तियाँ किसको बोलते हैं? सौर तापन युक्तियाँ वे युक्तियाँ हैं जिससे हम अधिकाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का संग्रह कर सकें और उसको उपयोग कर सकें। तो इसका आप अगर लिखना चाहें डेफिनेशन, तो सौर तापन युक्तियाँ क्या है? वे युक्तियाँ या डिवाइसेस जिनकी सहायता से सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक मात्रा में संग्रह व उपयोग कर सके, ऐसी युक्तियों को हम क्या कहते हैं? सौर तापन युक्तियाँ कहते हैं। सौर तापन युक्तियाँ मतलब सूर्य की ऊर्जा से जो ताप उत्पन्न होती है, उस ताप की सहायता से हम क्या करेंगे? उसको अपने उपयोग में लाएंगे। उस ताप को हम कैसे उपयोग में लाएंगे? जैसे जनरली हम ईंधन का उपयोग सबसे पहले किस चीज़ के लिए करते थे? भोजन पकाने के लिए। तो हम सौर ऊर्जा की सहायता से भोजन जो है पका सकते हैं। तो कैसे पका सकते हैं? ताप, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं ताप के लिए, ठीक वैसे ही सूर्य की जो ऊर्जा है उसमें जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे? ताप का संग्रह करेंगे, उस ऊष्मा ऊर्जा का संग्रह करेंगे और उसका उपयोग हम भोज्य पदार्थों को बनाने में, या पानी को उबालना है या पानी को भाप में परिवर्तित करना है, भाप में परिवर्तित करने के बाद उसका दूसरा उपयोग भी किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम ऐसी युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सूर्य की जो ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, उसको हम क्या करेंगे? संग्रह करेंगे और उसका उपयोग किया जा सकेगा। तो सौर तापन युक्तियों का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले हमको वो समझना है। सौर तापन युक्तियों का सिद्धांत, थ्योरी। तो सौर तापन युक्तियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सबसे पहली चीज़, सूर्य की जो ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा, उसको अवशोषित
कौन सा रंग सबसे ज़्यादा करता है? तो सूर्य की ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है काला रंग। किसकी तुलना में? चमकीले सतह की तुलना में अगर कोई सतह काला है, काले रंग की सतह है, तो वो अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी बर्तन में खाना पकाते हैं तो उस बर्तन की सतह का रंग अगर हम काला कर दें तो वो एक सामान्य बर्तन, जो चमकीली सतह वाली जो बर्तन है, उसकी तुलना में ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। तो इसका सिद्धांत यही है कि ऐसी सतह का हमको उपयोग करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूर्य की ऊष्मा को या सूर्य की जो ऊष्मा ऊर्जा है उसको अवशोषित कर सके। अब काला रंग जो है ऊष्मा को अवशोषित तो करती है। जैसे कोई बर्तन है, उस बर्तन की जो बाह्य सतह है, उस बाह्य सतह को हम क्या करते हैं, काले रंग से पोत देते हैं, पेंट लगा देते हैं ब्लैक कलर का, एक परत चढ़ा देते हैं काले रंग का। और ये जो काला रंग है ये सूर्य की जो ऊष्मा ऊर्जा है उसको अवशोषित करती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात इसमें से जो ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित हुई है वही ऊष्मा ऊर्जा कुछ समय के पश्चात जब ये गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने के बाद जिस ऊष्मा ऊर्जा को इस बर्तन के द्वारा अवशोषित किया गया, उसी ऊष्मा ऊर्जा को ये उत्सर्जित भी करने लगते हैं। और जब इन ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो वह जो ऊष्मा ऊर्जा है वो विकिरण के रूप में निकलती है। किस रूप में बाहर निकलती है? विकिरण के रूप में, मतलब एक तरंग के रूप में बाहर आती है। इस तरंग या विकिरण को हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड तरंग या अवरक्त विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवरक्त या इंफ्रारेड बोला जाता है। तो इंफ्रारेड विकिरण के रूप में ये बाहर उत्सर्जित होने लगती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस काले रंग के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित किया गया और कुछ समय के बाद फिर से उत्सर्जित कर रहा है। तो जितनी ऊर्जा इसने क्या किया था, संग्रहित किया था, ऊष्मा ऊर्जा, जितनी ऊष्मा ऊर्जा को इस बर्तन के द्वारा, इस काले रंग के द्वारा संग्रहित किया गया, उस पूरी ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वही ऊष्मा ऊर्जा अवरक्त विकिरण के रूप में फिर से उत्सर्जित हो रहा है। और ये उत्सर्जन तब तक होता है जब तक कि इस बर्तन का तापमान अपने आसपास की जो वातावरण है, इस वातावरण के तापमान के बराबर ना हो जाए। तो फिर मतलब ही क्या हुआ फिर काला रंग लगाने का? क्योंकि जो हमने काला रंग इसमें क्यों लगाया था, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करे, जिससे ये जल्दी से जल्दी गर्म हो और हम जो भी खाना इसमें पकाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी पक जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। शुरुआत में तो ये तेज़ी से गर्म होता है, फिर एक समय के बाद इसमें से वही ऊष्मा ऊर्जा जो है अवरक्त विकिरण के रूप में वायुमंडल में फिर से उत्सर्जित हो जाती है। तो इसकी जो ऊष्मा है, इसका जो तापमान है वो वायुमंडल के तापमान के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बर्तन को किसी ऐसे बॉक्स में रखेंगे जिससे कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो लेकिन वो वायुमंडल में ना जा सके, वो इस बर्तन के आसपास ही रहे या इस बर्तन को फिर से वापस मिल जाए। तो ऊष्मा का जो क्षरण हो रहा है, ऊष्मा जो उत्सर्जित हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का क्षरण होना। तो ऊष्मा का जो क्षरण हो रहा है, इस क्षरण को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ इसमें और ऐड करना पड़ेगा, कुछ और जोड़ना पड़ेगा, ताकि हम जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा ऊर्जा, उसको पुनः यूज़ कर सकें, उपयोग कर सकें। तो ऊष्मा का जो क्षरण है वो 3 तरीके से होता है। ऊष्मा का क्षरण या उत्सर्जन या प्रसार भी बोल सकते हैं, 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा? एक को हम बोलते हैं चालन के द्वारा, दूसरा जो होता है संवहन के द्वारा, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं विकिरण के द्वारा। कोई भी ठोस पदार्थ में ऊष्मा का प्रसार होता है, ऊष्मा फैलता कैसे है? चालन के द्वारा, कंडक्शन बोलते हैं जिसको। और कोई भी द्रव है उसमें ऊष्मा का
प्रसार या फैलाव कैसे होता है? संवहन के द्वारा। और तीसरा जो है, जो ठोसों में भी हो सकता है, विकिरण के द्वारा। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसमें से ऊष्मा ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। इसीलिए जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं और अपने हाथ को जब उसके पास लेके जाते हैं, हम टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ को उस बर्तन के पास लेके जाते हैं, तो हमें ताप का आभास होता है, ठीक है, ऊष्मा का अनुभव होने लगता है, ताप का अनुभव होने लगता है। वो अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उसमें से विकिरण के रूप में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो हमको क्या करना है? ये 3 तरीके से ऊष्मा का जो क्षरण हो रहा है इसको रोकना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा जो है इस बर्तन में बना रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा बॉक्स ले लेते हैं, एक ऐसा डिब्बा ले लेंगे, बॉक्स ले लेंगे, जो कि ऊष्मारोधी पदार्थ से क्या रहे? कोटेड हो, ऊष्मारोधी पदार्थ से चारों तरफ से क्या हो? ढका हुआ हो। उस बॉक्स के अंदर का जो सतह है, जैसे कि हम एक बॉक्स ले लेते हैं इस तरीके से, ये एक बॉक्स हो गया। ये एक बॉक्स हो गया। इस बॉक्स के चारों तरफ का जो आवरण है ये ऊष्मारोधी पदार्थ से बना हुआ है। ऊष्मारोधी पदार्थ कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि लकड़ी, ठीक है, ये लकड़ी का एक बॉक्स है, लेकिन बॉक्स के जो अंदर का जो सतह होगा वो हम कांच का बना सकते हैं, और उस कांच के ऊपर क्या किया जाएगा? काले रंग का पेंट जो है लगा दिया जाएगा, काले रंग का एक परत लगा दिया जाएगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके। तो ये हो गया एक तरीका जिससे कि हम चालन और संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का क्या होता है, क्षरण हो रहा है, वो यहाँ पर अब नहीं होगा। अब इस बर्तन को हम इसके अंदर रखेंगे, लेकिन जब बर्तन को हम इसके अंदर रखेंगे तो हमको इस डिब्बे का जो एक हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या करना पड़ेगा? खुला रखना पड़ेगा। क्यों खुला रखना पड़ेगा? क्योंकि जब खुला रहेगा तभी सूर्य का प्रकाश इसको प्राप्त हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको खुला रखते हैं, और एक जो ऊपर वाला ये जो परत है, ठीक है, डिब्बे का जो ऊपरी वाला जो सतह होता है, उस सतह पे हम क्या करते हैं? कांच की एक पट्टी लगा देते हैं। ये कांच की एक पट्टी है, कांच की एक पट्टी है, ठीक है, कांच का सतह है ये, इससे बना हुआ है। जब और इसको भी हम क्या करते हैं? एक तरफ से पूरी तरीके से कलर कर देते हैं, जिससे कि सूर्य का प्रकाश इससे टकराए और टकरा कर सीधा इसके अंदर प्रवेश करे। मतलब इसका जो झुकाव होगा, इसको इस तरीके से हम बेंड करके रखते हैं कि सूर्य की किरणें जब इससे टकराती है तो आपतन के परावर्तित होकर ये इस बॉक्स के अंदर पड़े, इस बॉक्स के अंदर की जो सतह है उससे जाके टकराए, इस बर्तन से टकराए, जो खाना हम इसमें रखे हैं उस पे जाके गिरे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणें इस सतह को प्राप्त होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो ये जो कांच की पट्टी क्यों लगाया जाता है यहाँ पे? तो उसका कारण ये है कि कांच की जो सतह है उसकी, कांच में एक गुण होता है। कांच का क्या गुण है? कांच सिर्फ दृश्य प्रकाश और लघु तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणों लघु तरंग दैर्ध्य की जो अवरक्त किरणें होती है और जो दृश्य प्रकाश है, सिर्फ वही जो है कांच से आर पार जा सकते हैं, आर पार गुजर सकते हैं।
यदि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हुआ, मतलब बड़ी तरंगे, तरंग दैर्ध्य अधिक होने का मतलब, दीर्घ तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है कि उस तरंग की लंबाई क्या है, ज़्यादा है। लघु तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब क्या हुआ कि उस तरंग की लंबाई क्या है, कम है। ये लघु तरंग दैर्ध्य है, ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य है। तो जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य की जो किरणें होती है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तो वैसे भी अवरक्त किरणों से कम ही होती है, मतलब ये लघु तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश है, किरणें हैं। और जो तरंग दैर्ध्य अवरक्त किरणें जिनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम हो, मतलब छोटी हो, उन तरंग दैर्ध्य, उन किरणों को ही कांच जो है अपने में से आर पार जाने देता है। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, मतलब दीर्घ तरंग दैर्ध्य की जो किरणें होती है, बड़ी जो तरंगे होती है, उनको रोक देती है ये। तो क्या होता है, जब ये गर्म हो जाता है तो उसके बाद इस कांच की पट्टी को आप ढक दीजिए, बंद कर दीजिए। तो बंद करने के बाद इसमें से ऊष्मा जो है बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? जो विकिरण के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता था, अब क्या होगा, जब कोई भी वस्तु सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद जब उसी ऊष्मा ऊर्जा को वह वस्तु उत्सर्जित करती है, तो उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। वो जो अवरक्त किरणें होती है, जब वस्तु किसी ऊष्मा ऊर्जा को जब उत्सर्जित करती है, तब उस ऊष्मा विकिरण का तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज़्यादा होता है। और अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण डिब्बे के अंदर की जो ऊष्मा की विकिरणें हैं वो बाहर नहीं निकल पाती। कांच जो है उसको क्या करती है, अंदर रोक लेती है। और इस तरीके से इसके अंदर का तापमान लगातार क्या होते जाता है, बढ़ते ही जाता है। क्योंकि जिस ऊष्मा को ये अवशोषित किया है उसी को जब ये उत्सर्जित करता है तो ये विकिरणें बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए फिर से ये सतह जो है या ये जो बर्तन है उस ऊष्मा को फिर से पुनः क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और वहाँ का तापमान लगातार बढ़ते जाता है, जिससे कि खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो ये हो गया इसका सिद्धांत। जो जितने भी सौर तापन युक्तियाँ हैं वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब हमको ऐसे पदार्थों का उपयोग करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण हो सके, और उस ऊष्मा के क्षरण को हमको क्या करना है, रोकना है। हम जितने ज़्यादा अच्छे टेक्निक यूज़ करेंगे क्षरण को रोकने के लिए, या जितना अच्छा हमारा डिवाइस होगा, युक्ति होंगे, हमारा उपकरण होगा, उतना ही ज़्यादा मात्रा में हम उस ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। अब सौर तापन युक्तियाँ कौन कौन सी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है सोलर कुकर, जिसका डायग्राम चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है, यही सोलर कुकर है। सोलर कुकर पहली जो युक्ति है, सोलर कुकर। तो सोलर कुकर जो है उसमें एक लकड़ी का बक्सा या ऊष्मारोधी पदार्थ का बना हुआ एक बक्सा होता है। उस बक्से के अंदर की जो सतह है कांच की बनी होती है, जिसको हम काले रंग से पेंट कर देते हैं, या काला रंग, उसमें काले रंग की एक परत चढ़ा दी जाती है। ऊपर वाला जो सतह होता है डिब्बे का, उसमें कांच की पट्टी लगी होती है, और ये भी एक परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। सूर्य की किरणें इस परावर्तक सतह से परावर्तित होकर इस डिब्बे के अंदर जिस बर्तन में हम खाना पकाना चाहते हैं उस बर्तन के ऊपर डायरेक्ट क्या होता है, परावर्तित होती है, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण होता है और अंदर का तापमान लगातार बढ़ते जाता है, जिससे जल्दी से जल्दी जो है जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, उस ताप का उपयोग करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो सोलर कुकर जो है, कुकर का यूज़ किया जाता है उबालने के लिए। तो ये एक सोलर कुकर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम इस युक्ति का उपयोग किसी भी चीज़ को उबालने के लिए कर सकते हैं। कोई भी खाना का भोज्य पदार्थ जो है उसको हम इसमें उबाल सकते हैं, लेकिन उसमें हम तलने का काम नहीं कर सकते, सेकने का काम नहीं कर सकते। इससे सिर्फ हम उबाल सकते हैं। या पानी को हमको उबालना है तो आप पानी को उबाल सकते हैं, कोई भी फल या सब्जी है उसको उबालना है तो आप उसको इसमें उबाल सकते हैं। तो ये सोलर कुकर का सिद्धांत है, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। और ये सोलर कुकर है, ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर इस तरीके से बर्तन को रखने के लिए बने होते हैं, ठीक है। और एक साथ आप अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों को इसमें पका सकते हैं।
इससे हमें 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है सोलर कुकर से प्राप्त किया जा सकता है। और इसका उपयोग भोज्य पदार्थों को उबालने में पानी को भाप में परिवर्तित करने में किया जाता है। ठीक है, इससे हम तलने व सेकने का काम नहीं कर सकते, नहीं तलने या सेकने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हो गया सोलर कुकर के बारे में। अब आते हैं दूसरी युक्ति है सौर जल उष्मक। सौर जल उष्मक जो है इसी का एक रूपांतरण है। सौर जल उष्मक में हम क्या करते हैं, पानी का एक पाइप जो कि कॉपर का बना हुआ हो, तांबे का बना हुआ दूसरा हम पढ़ रहे हैं सौर जल उष्मक, नाम से क्लियर हो जाता है कि ये एक ऐसी युक्ति है जिससे हम पानी गर्म कर सकते हैं। मतलब पानी गर्म करने के लिए आपको हीटर की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा से या सूर्य की जो उष्मा है उसी से पानी गर्म कर सकते हैं। इसमें तांबे का बना हुआ पानी का पाइप होता है। ठीक है, इस पाइप के ऊपर जैसे क्या होता है, इसमें इस तरीके से एक गर्म जल संग्राहक होता है। इस पर ब्लैक कलर का, इस पर भी हम क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं ताकि इसमें भी उष्मा का अवशोषण होता रहे और इससे इसके अंदर की जो उष्मा है वो बाहर ना निकल सके। और इस तरफ एक पाइप रहेगा। ये जो पाइप है यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, धातु की एक पट्टी ले लेते हैं। ठीक है, इस पर भी ब्लैक कलर का क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं। काले रंग का पेंट इसमें लगा दिया जाता है। इसके नीचे में ये जो कॉपर का बना हुआ, तांबे का बना हुआ पाइप जो है इस तरीके से फैला हुआ रहता है। और इस पाइप का दूसरा जो सिरा होगा वो किसी भी जल स्रोत से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि ये एक पानी की टंकी है, इसके साथ ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये पानी की टंकी है, इसके साथ ये जो पाइप है वो क्या है, जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, पानी जब यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से गुजरती है तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कर रही है, सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो उष्मा ऊर्जा है उसको ये अवशोषित कर लेती है। और तांबा जो होता है ये उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है या सुचालक होता है, जिसके कारण तांबे की इस सतह से उष्मा जो है चालन के द्वारा इस तांबे के पाइप में जो प्रवाहित होने वाले पानी है उसको प्राप्त होती है। मतलब ये जो उष्मा ऊर्जा है सबसे पहले इस पट्टी के द्वारा, इस सतह, धातु की सतह के द्वारा अवशोषित होती है और उसके बाद वो इस तांबे के पाइप में के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके पास चला जाता है। कैसे, चालन के द्वारा। और चालन के द्वारा फिर वो पानी जो उसमें प्रवाहित हो रही है उसमें संवहन के द्वारा पानी में या इस जल में चला जाता है जो उष्मा ऊर्जा है। और यहाँ से जब पानी गुजरती है तो गर्म होने लगती है और गर्म होकर इस संग्राहक में संग्रहित कर लिया जाता है। फिर इसका उपयोग आप किसी भी अन्य कार्यों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से जल उष्मक जो होता है वो भी सूर्य के ताप से हम इसको, पानी को, जल को गर्म कर सकते हैं। तीसरी जो डिवाइस है वो सोलर कुकर जो अभी हमने पढ़ा था इसी का संशोधित रूप है। संशोधित मतलब उसमें कुछ संशोधन किया गया जिससे और अधिक मात्रा में हम
ऊर्जा का संग्रहण कर सके और उसका उपयोग किया जा सके। तो तीसरा जो हमारी युक्ति है उसको बोलते हैं गोलीय परावर्तक, गोलीय परावर्तक सोलर कुकर। देखिए नाम से ये भी स्पष्ट है, यहाँ पर हम गोली परावर्तक का उपयोग करेंगे। जो साधारण सोलर कुकर होता है उसमें एक समतल दर्पण जो कांच की पट्टी होती है उसका उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। उस परावर्तक के स्थान पर अब हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण का उपयोग करेंगे। गोलीय दर्पण मतलब दो तरीके का गोलीय दर्पण होता है। एक को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है उसका जो उभार वाला जो हिस्सा है उस पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो इससे टकराने के बाद आपतित होने के पश्चात किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, परावर्तित हो जाए, वो इस पर अपवर्तित ना हो। तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण हम किसको कहेंगे, तो उत्तल दर्पण का मतलब हुआ जब किसी भी गोलीय दर्पण के उभार वाला हिस्सा जो है वो खुला रहेगा और उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो इससे जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो टकराने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है और हमको देखने पर ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, इस गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। जैसे ये इसका फोकस है वैसे ही ये इसका फोकस है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण, जो गोलीय परावर्तक उपयोग किया जाता है समतल दर्पण की जगह पे, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं करते क्योंकि उत्तल दर्पण सूर्य की किरणों को परावर्तित करने के पश्चात एक बिंदु पर मिलाने के बजाय अलग अलग दिशाओं में क्या करती है, फैला देती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं करते। वहाँ पर कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, बहुत सारे अवतल दर्पण इस तरीके से लगा देते हैं। एक अवतल दर्पण यहाँ लगा दिए, एक अवतल दर्पण इस तरीके से यहाँ लगा दिया गया, और जब सूर्य की किरणें इन अवतल दर्पण से टकराती हैं, टकराने के पश्चात ये परावर्तित होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है इस तरीके से, और केंद्रित होने के बाद इस तरीके से केंद्रित हो जाती है, और जिस बिंदु पर ये सूर्य की किरणें केंद्रित होती है इसी स्थान पर हम क्या करते हैं, सोलर कुकर को या जिस भोज्य पदार्थ को हमको पकाना है उस पदार्थ को किसी बर्तन में रख देते हैं। अब देखिए जितनी भी प्रकाश किरणें जो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी वो एक ही बिंदु पर आकर टकराने लगती है, जिसे हम इसका फोकस कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ताप उत्पन्न होता है और भोज्य पदार्थ शीघ्र ही पक जाता है। तो गोलीय परावर्तक का उपयोग करने से सोलर कुकर की जो इफ़िशियंसी है, जो क्षमता है, वो बढ़ जाता है। अब हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा मात्रा में ताप उत्पन्न कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण का उपयोग करके हम क्या करते हैं, सोलर कुकर को और ज़्यादा ही शक्तिशाली बना सकते हैं। इसी गोलीय परावर्तक सोलर कुकर जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का ही प्रयोग करके फ्रांस में, कहाँ पर, फ्रांस में माउंट लुई नामक जो जगह है, एक सोलर भट्ठी का निर्माण किया गया। है।
और इस सोलर भट्ठी में कितने गोली परावर्तक का उपयोग किया गया है? 3500 गोली परावर्तक का उपयोग किया गया है, जिससे लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आप गोली दर्पण कम मात्रा में यूज़ करते हैं तो इससे हमें कम तापमान उत्पन्न होगा, इससे कम मात्रा में ताप जो है उत्पन्न होगा। अब ये ताप की जो मात्रा है ये निर्भर करता है कि आप जो गोली दर्पण यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसकी संख्या, उसकी जो पृष्ठ की जो प्रकृति है, गुणवत्ता है, उस पर भी निर्भर करता है। यदि इसका पृष्ठ जो है, हम जिस गोली दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, अगर उसकी सतह ज़्यादा परावर्तक नहीं है, वो प्रकाश की किरणों को ज़्यादा अच्छे तरीके से परावर्तित अगर नहीं कर पाता है, तो ये ताप हमको कम मिलेगा। वैसे सामान्य जो गोली परावर्तक सोलर कुकर होता है, उससे हम 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस का ताप उत्पन्न कर सकते हैं। सामान्य जो गोलीय परावर्तक सोलर कुकर होता है, उससे हम 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निर्भर करता है गोली परावर्तक के सतह के गुणवत्ता पे निर्भर करता है और उसकी संख्या पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 युक्तियां हैं जिसको हम सौर तापन युक्तियां कहते हैं। सौर तापन जो युक्तियां हैं या जो सोलर कुकर है, उससे हमें क्या लाभ है, हम क्यों इसका उपयोग करें? तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, मतलब इसमें हमें किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। और इसे आप कहीं भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं है, आप इसका कहीं भी फ्री में उपयोग कर सकते हैं, आपको आसानी से ये उपलब्ध हो सकता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, दूसरा इसका लाभ क्या है? तो दूसरा लाभ है कि ये पर्यावरण हितैषी है, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, किसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, वायु प्रदूषण नहीं होता, जल प्रदूषण नहीं होता। तो ये एक पर्यावरण हितैषी है, इससे हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होगा। तीसरा इसका फ़ायदा क्या है, हम एक साथ बहुत सारे प्रकार के भोज्य पदार्थों को पका सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जगह सीमित, मतलब जगह की कमी नहीं होगी, बस हमारे पास सोलर कुकर होने चाहिए, तो एक साथ आप बहुत सारे भोज्य पदार्थों को पका सकते हैं। चौथा जो इसका फ़ायदा ये है, लाभ ये है कि सोलर कुकर में खाना बहुत ही धीरे धीरे पकता है। और धीरे धीरे पकने का कारण क्या है, क्योंकि उसका तापमान ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हमको सोलर कुकर में प्राप्त होता है। तो इतने ही टेम्परेचर में खाना को पकना है, हम चाह कर भी इससे ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ा सकते। जिससे क्या फ़ायदा होता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी भोज्य पदार्थ हम बना रहे हैं, पका रहे हैं, उसमें जो भी पोषक तत्व है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, वो नष्ट नहीं होता। इससे खाने की जो पौष्टिकता है वो बनी रहती है। तो ये एक चौथा इसका लाभ है। लेकिन लाभ के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी है, इसके कुछ लिमिटेशन हैं। जैसे कौन कौन से सीमा है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं? तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो यही है कि सूर्य की जो उष्मा है या सूर्य का जो प्रकाश है, हमको सिर्फ दिन में ही प्राप्त हो सकता है, रात में नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, ये जितने भी सौर तापन युक्तियाँ हैं, इसका उपयोग हम रात में नहीं कर सकते। तो इसका पहला ड्रॉबैक यही है। दूसरा जो सौर तापन युक्तियाँ जो है, इससे हम ज़्यादा मात्रा में तापमान उत्पन्न नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस और 140 डिग्री सेल्सियस का ताप हमको मिलता है। अगर हम गोली परावर्तक सोलर कुकर का उपयोग करें तो 180 से 200 डिग्री सेल्सियस का ताप हमको प्राप्त होता है। इससे हम भोजन को, किसी भी भोज्य पदार्थों को उबाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको तल नहीं सकते, उसको सेक नहीं सकते। तो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक हुआ। तीसरा जो ड्रॉबैक है, तीसरा जो इसका
इसके जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करती है, गतिशील अवस्था में रहती है, ठीक है। तो हमको अपना जो सोलर कुकर है उस पर जो परावर्तक सतह है उसको भी क्या करना पड़ेगा, सूर्य की जो दिशा है उसके अनुसार बार बार परिवर्तित करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जो है उस परावर्तक सतह से परावर्तित हो सके। नहीं तो फिर क्या होगा, सूर्य की दिशा परिवर्तित होने के बाद उससे बहुत ही कम प्रकाश किरणें टकराएंगी और परावर्तन भी कम होगा, जिससे तापमान कम हो जाएगा और खाना जो है नहीं पकेगा। तो ये इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। तो ये हो गया सौर तापन युक्तियाँ। अब आते हैं सूर्य की ऊर्जा की सहायता से हम विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं, और सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल, सोलर सेल क्या है? तो सोलर सेल वे युक्तियां हैं जिनकी सहायता से हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। सोलर सेल में मुख्य रूप से सोलर सेल बनाने के लिए मुख्यतः सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, एल्यूमिनियम, तत्वों का उपयोग होता है। आजकल जो सोलर सेल बनाए जाते हैं उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, एल्यूमिनियम आदि का उपयोग किया जाता है। पहले जो सोलर सेल बनाए जाते थे शुरुआत में, उसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन ही उसका मुख्य तत्व होता था पहले शुरुआत में। लेकिन अब जो सोलर सेल बनता है उसमें सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, एल्यूमिनियम, इन सभी तत्वों का उपयोग होता है। और सोलर सेल सबसे पहले सन 1954 में बनाया गया था, और जो 1954 में जो सोलर सेल बना था इसकी दक्षता 1% थी। 1% दक्षता कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी जो एफिशिएंसी थी 1% थी। इसका मतलब ये है कि 1954 में जो सोलर सेल बना था उसकी सहायता से हम सौर ऊर्जा के 1% भाग को ही किस में परिवर्तित कर सकते थे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते थे। मतलब ये जो सोलर सेल है वो 1% सौर ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था। अब जो सोलर सेल है जो बनाए जाते हैं वो मुख्य रूप से सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, एल्यूमिनियम से बने हुए अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? अर्धचालकों से। अब ये अर्धचालक क्या चीज़ है? तो अर्ध मतलब आधा चालक, ठीक है। हम जो पदार्थ जानते हैं, एक होता है विद्युत के चालक और दूसरे होते हैं विद्युत के कुचालक। चालक हम किसको बोलते हैं? जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, या जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे चालक के उदाहरण जितने भी धातु हैं, मेटल्स है, सभी विद्युत के चालक होते हैं, जिसे हम सुचालक भी बोल सकते हैं। जैसे तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में आता है क्या? अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या है? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है या सामान्य तापमान पे लगभग नहीं के बराबर होती है। मतलब सामान्य ताप पर इन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष अपद्रव्य को मिलाने पर, मतलब कुछ विशेष अपद्रव्य मतलब कुछ विशेष तत्वों को बहुत ही कम मात्रा में यदि मिला दिया जाए इन पदार्थों में,
तो इसमें से इनकी जो विद्युत चालकता होती है वो बढ़ जाती है, मतलब इसमें से धारा प्रवाहित होने लगता है। या जब सूर्य का प्रकाश इन पदार्थों में पड़ता है या इनका तापमान जब सामान्य तापमान से थोड़ा सा बढ़ जाता है तो इसमें विद्युत चालकता जो है बढ़ जाती है और इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए इसको हम अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि सामान्य तापमान पे ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन यदि हम इसमें कुछ अन्य पदार्थ मिला दें जिसे हम अपद्रव्य बोलते हैं या इसका तापमान यदि हम बढ़ा दें तो ये विद्युत के चालक बन जाते हैं। इसीलिए इनको अर्धचालक कहा जाता है। तो अर्धचालक जो है, सबसे पहले हम अर्धचालक को ही थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि हमें सोलर सेल के बारे में उसका जो सिद्धांत है वो समझ आ सके। अर्धचालक जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है उसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध जो अर्धचालक होते हैं ये नेचुरल या प्राकृतिक अर्धचालक है। जैसे कुछ पदार्थ है, सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से एक अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और जर्मेनियम जो है, दोनों की जो संयोजकता होती है, इन दोनों की संयोजकता होती है 4। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो सबसे बाह्य कक्षा जो होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके जो परमाणु हैं, जैसे सिलिकॉन का जो परमाणु है वो इस तरीके से अपने दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। ठीक यही चीज़ जर्मेनियम में भी होता है, क्योंकि इसकी भी संयोजकता 4 होती है। तो ये 4 जर्मेनियम के अलग अलग परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। और इस तरीके से जर्मेनियम के परमाणुओं का जो ऑक्टल है, अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाता है। इस सिलिकॉन के पास बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से इस सिलिकॉन का जो अष्टक है वो पूर्ण हो गया। और यही इनकी टेंडेंसी होती है अपने बाह्य कक्षा में अष्टक को पूर्ण करना। तो ये क्या है, इस तरीके से अगर है, मतलब इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से बंध से बंधे हुए हैं। लेकिन क्या होता है, जब इनको थोड़ा सा तापमान मिलता है बाहर से, थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इस बंध को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। मतलब ये जगह खाली हो जाता है और इसकी इस जगह का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस बंध से, इस आकर्षण बल से बाहर निकल जाता है और फ्री मूव, स्वतंत्र तरीके से गति करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। ठीक यही चीज़ गैलियम जर्मेनियम में भी होता है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम सिलिकॉन को बाह्य विद्युत विभव से जोड़ते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है और जो बाह्य विभवांतर का जो धन ध्रुव है उसके पास आ जाता है। और यहाँ से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस धन ध्रुव में प्रवेश करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर फिर से इसके अंदर प्रवेश करता है और यही प्रक्रिया इसमें लगातार चलते रहती है। तो जर्मेनियम में भी यही चीज़ होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि थोड़ा सा तापमान मिलने से जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, वैसे ही एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब तापमान सामान्य होता है तब उस समय इसमें एक भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण जब इसको हम बाह्य विभवांतर देते हैं तब भी इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती और ये एक कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसमें दोनों गुण हैं, कुचालक और चालक, इसलिए इसको हम अर्धचालक कहते हैं। और इसको शुद्ध अर्धचालक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम कोई भी अपद्रव्य या कोई भी दूसरा तत्व इसमें नहीं मिलाते, तो ये शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। अब आते हैं
अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य भी बोलते हैं जिसको, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। तो ये जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, इसमें हम क्या करते हैं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, जो कि इनकी संयोजकता कितनी थी 4, इनकी संयोजकता 4 थी, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में कोई 5 संयोजकता जिसकी वैलेंसी कितनी हो 5 हो, 5 वैलेंसी वाले तत्व, ठीक है, 5 संयोजकता वाले तत्व या त्रिसंयोजकता 3 संयोजकता वाले तत्व, जैसे कि बोरॉन 3 वैलेंट एटम या एलिमेंट, जैसे कि बोरॉन हो गया, ठीक है, उसको हम इसमें मिला सकते हैं। इसमें जो है आप 5 संयोजकता में आप मिला सकते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया या गैलियम हो गया, इनको आप इसमें मिला सकते हैं। तो क्या होगा, तो जब इनको हम मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे सिलिकॉन में जब हम 5 संयोजकता या 5 वैलेंट एलिमेंट को, जिसकी वैलेंसी 5 है, ऐसे तत्व को जब हम बहुत थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं तो सिलिकॉन जो कि इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉनों का जो सहसंयोजक बंध बनाता था, 5 संयोजकता वाले तत्व आने से, जैसे 5 संयोजकता वाले तत्व में उदाहरण के लिए यदि हम ले लेते हैं आर्सेनिक को, तो ये इस तरीके से आर्सेनिक इसके साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ इसके साथ बंध बना लेगा, लेकिन आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गया, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है 5 है। तो ये जो खाली इलेक्ट्रॉन जो एक तो बच गया, ये स्वतंत्र अवस्था में गति करने के लिए क्या है, उपलब्ध है। तो अब क्या होगा, थोड़ी सी मात्रा में जब हम 5 संयोजकता वाले तत्व को सिलिकॉन में मिला देते हैं तो सिलिकॉन में से बंध तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब उसमें ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी चालकता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, धारा का प्रवाह किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए ऐसे अर्धचालकों को, ऐसे अशुद्ध अर्धचालक को जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, उन अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, एन अर्धचालक कहा जाता है। ठीक यही चीज़ अब हम उल्टा देखेंगे त्रिसंयोजकता में। जब इसी सिलिकॉन में हम 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बोरॉन, तो बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोरॉन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन के साथ बंध बना लेता है, लेकिन सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है और बोरॉन के पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे उसके चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ वो बंध बना सके। तो ये जगह क्या हो जाता है, खाली। तो ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं होल, या हिंदी में इसको बोला जाता है कोटर। कोटर मतलब एक खाली जगह, एक छेद, खाली जगह बच जाता है, चेम्बर बच जाता है। तो ये जो होता है, इलेक्ट्रॉन में धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, तो होल में इसीलिए जस्ट अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। कौन सा आवेश, धन आवेश। अब क्या होगा, जब हम ऐसे जो अर्धचालक है, जब किसी बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का जो ऋण ध्रुव है, इस ऋण ध्रुव में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस होल के धन आवेश से आकर्षित हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा
ये जो होल है इसमें धन आवेश उत्पन्न होता है, तो ये अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और यहाँ पे होल या कोटर बन जाता है। फिर इसमें धन आवेश आ गया। अब ये अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन चल के इस होल या कोटर में आ जाता है और ये जगह खाली हो जाता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है और जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर आता है इस होल के पास, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस होल के पास आता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बैटरी के धन ध्रुव में आ जाता है और इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक अर्धचालक है, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा हो रहा है, होल के द्वारा, कोटर के द्वारा। तो इसमें कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं पी अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो दो प्रकार के बाह्य अर्धचालक होते हैं, पी और एन, और ये पी और एन अर्धचालक जो है इन्हीं को आपस में मिलाकर पी एन डायोड बनाते हैं। ये जो पी अर्धचालक है और एन अर्धचालक, इन दोनों को आपस में मिलाकर हम क्या बनाते हैं, पीएन डायोड बनाते हैं। इस तरीके से डायोड जिसमें दो दिशाएं होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो पीएन डायोड है इसी से क्या बनाया जाता है, सोलर सेल बनाया जाता है। अब पीएन डायोड में क्या होता है, तो जब पी और एन अर्धचालकों को आपस में हम क्या करते हैं, विशेष परिस्थिति में या विशेष तरीके से विधि से हम क्या करते हैं, जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो उससे पी एन डायोड का निर्माण होता है। और जिस स्थान पर पी और एन अर्धचालक आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, उस स्थान को पी एन संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पी एन संधि या पी एन जंक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पी एन जंक्शन या पी एन संधि कहा जाता है। अब हमको पता है कि जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं, पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें होल होते हैं, छोटे छोटे कोटर होते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। मतलब इसमें कोटर में कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और जो दृढ़ परमाणु है, जो दृढ़ता से बंधे हुए हैं, इस होल के कारण इनमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये दृढ़ता से बंधे हुए परमाणु हैं जो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक यही चीज़ होता है एन टाइप के अर्धचालक में। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धारा प्रवाहित करते हैं। इस अर्धचालक के अंदर धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो इन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो दृढ़ता से बंधे हुए परमाणु हैं, इसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है, जब P और N आपस में दोनों को हम जोड़ते हैं, मिला देते हैं, तो जिस स्थान पर ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि ये जो होल या कोटर है इसमें धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और ये होल N की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन P की तरफ गति करने लगते हैं। और जिस जगह पे आपस में मिलते हैं इस तरीके से, वहाँ पर दोनों होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, उदासीन हो जाते हैं। जिसके कारण ये जो एक ऐसा जगह बन जाता है जहाँ पर न ही होल रहता है कुछ दूरी तक और न ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुछ दूरी तक पूरे होल और पूरे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे आपस में मिलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस जगह पर बच जाता है सिर्फ दृढ़ता से बंधे हुए परमाणु जिसमें ऋण आवेश होता है और
एन जो अर्धचालक है उसमें दृढ़ता से बंधे हुए क्या परमाणु जो है बच जाते हैं, जिनमें कि होता है धन आवेश। तो ऋण के कारण ये वाला जो हिस्सा है इसमें यहाँ पर एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है इतने हिस्से में, और इतने हिस्से में क्या आ जाता है धन आवेश। तो ये एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ ऋण और धन आवेश उत्पन्न होता है इस क्षेत्र में, इस धन आवेश के कारण ये होल अब इस तरफ गति नहीं करेंगे। अब ये एन की तरफ गति नहीं कर पाते, क्योंकि धन और धन में क्या होता है? रिपल्सन। ठीक वही चीज़ होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऋण आवेश के कारण पी की तरफ गति नहीं करते, मतलब अब इनका गति करना रुक गया, और ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या बोलते हैं? विभवांतर या वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है इस जगह पे, और ये एक सेल की तरह कार्य करने लगता है। ये धन इलेक्ट्रोड हो गया सेल का, और ये ऋण इलेक्ट्रोड हो गया सेल का। अब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? इस धन ध्रुव से ये होल क्या होंगे? परावर्तित होंगे। ये धन ध्रुव से क्या होंगे? इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण ये एन की तरफ गति करने लगेंगे। ठीक यही चीज़ होगा इलेक्ट्रॉन और इस ऋण ध्रुव में, और ये पी की तरफ गति करने लगते हैं, जिससे क्या होता है? ये आपस में मिलते जाएंगे फिर से, और यहाँ का जो विभव है वो समाप्त हो जाएगा, और ये होल और कोटर फिर से आपस में टकराएंगे, नष्ट होते जाएंगे, और एक समय ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि सारे होल सारे इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाएंगे। तब यहाँ से जो दृढ़ता से बंधे हुए परमाणु है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन इस परिपथ के द्वारा इस धन ध्रुव में प्रवेश करेगा, और जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी में प्रवेश करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर वो इस तरफ इस अर्धचालक में प्रवेश करते जाएगा। यही प्रोसेस इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये तो हो गया अर्धचालक कैसे कार्य करता है, पी एन डायोड, या पी और एन को मिलाकर जो हम अर्धचालक बनाते हैं वो। अब हम देखेंगे कि सोलर सेल कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो सोलर सेल जो है पी एन अर्धचालक से ही बनाए जाते हैं। जब सोलर सेल बनाया जाता है तो पी वाला जो हिस्सा होता है उसको पतला बनाया जाता है, ताकि सूर्य का जो प्रकाश है वो इस संधि तक पहुंच सके, पी एन संधि तक पहुंच सके। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पी एन संधि पर टकराती है, आपतित होती है, तो यहाँ पर क्या होने लगता है? जो दृढ़ता से बंधे हुए परमाणु हैं वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो होल और इलेक्ट्रॉन दो चीज़ों का जन्म होता है। होल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है होल की तरफ गति करने लगते हैं, जिससे क्या होता है? इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और विभवांतर उत्पन्न होने से एक धन ध्रुव की तरह और एक ऋण ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। और जैसे ही हम इसको किसी बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो उस बाह्य परिपथ में भी धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप संचायक सेल को जोड़ दीजिए, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर मिलते जाएगा, यहाँ से धारा प्रवाहित होगा, और जो भी बैटरी है वो क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगता है। तो इस तरीके से सोलर सेल जो है कार्य करता है। लेकिन सोलर सेल से बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर हम 4 वर्ग सेंटीमीटर का कोई सोलर सेल अगर यूज़ करते हैं, मतलब ये जो पी एन डायोड है इसका साइज़ कितना है? 4 वर्ग सेंटीमीटर का है। तो इससे हमें 60 मिली एम्पियर की धारा प्राप्त होगी, जो कि 0.4 से 0.5 वोल्ट उत्पन्न करेगा। तो ये बहुत ही कम है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में धारा उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे सोलर सेल को आपस में जोड़ना पड़ेगा, और जब बहुत अधिक संख्या में सोलर सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोलर
पैनल कहते हैं। तो सोलर पैनल से हम ज़्यादा मात्रा में जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सोलर पैनल से जो प्राप्त ऊर्जा है उसकी सहायता से हम संचायक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और संचायक बैटरी जो है उसमें से डीसी करंट प्राप्त किया जा सकता है। दिष्ट धारा या डीसी करंट प्राप्त किया जा सकता है। इस दिष्ट धारा को हम एसी या अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर सकते हैं, और जितने भी एसी उपकरण हैं, प्रत्यावर्ती धारा में चलने वाले उपकरण हैं, उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। जब डीसी को हम एसी में परिवर्तित करते हैं, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में जब परिवर्तित किया जाता है तो उससे उसकी दक्षता और बढ़ जाती है, धारा की जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया सोलर सेल। सोलर सेल अभी इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस पर हम एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। सोलर सेल के ऊपर जो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो जो योजनाएं हमारे देश में चल रही है उसके ऊपर, और सोलर सेल के क्या क्या उपयोग है, तो इसके लाभ क्या हैं। तो हम सोलर सेल की सहायता से जो कृत्रिम उपग्रह है उनको हम वहाँ तक विद्युत धारा तो पहुँचा नहीं सकते, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सोलर सेल का उपयोग करते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और उपग्रह जो है आसानी से चलने लगता है। दूसरा चीज़, जहाँ तक हम विद्युत धारा सप्लाई नहीं कर सकते, कुछ ऐसे गांव हैं हमारे देश में जहाँ तक हम वायर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा सकते, तो उन जगहों पे हम सोलर सेल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं। सोलर सेल की सहायता से बहुत सारे जो कैलकुलेटर है, घड़ी है, उसमें सोलर सेल का उपयोग किया जाता है जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उसको बैटरी में क्या करते हैं, स्टोर करके संग्रह करके रख लेते हैं और उससे फिर वो चलने लगता है। सोलर सेल की सहायता से फोटोग्राफी में भी सोलर सेल का उपयोग किया जाता है, उसके प्रकाश की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। तो ये सोलर सेल के लाभ है जिसका उपयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है यही समाप्त होता है। अगर आज के इस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डाउट को जो है नेक्स्ट वीडियो में या अलग से वीडियो बनाकर क्लियर कर दिया जाएगा।